नमस्कार। इस समय एनडीए की गठबंधन की सरकार चल रही है देश में। तो क्या गठबंधन की सरकार ही भारत में चलेगी या फिर आएगी भविष्य के भारत में बहुमत की सरकारें? आज मैं बात करूंगा कि भारत में कौन सी ऐसी सरकार थी जो 50% मत का आंकड़ा हासिल कर पाई थी या इसके नजदीक पहुंच पाई थी। गठबंधन का दौर शुरू क्यों हुआ और कब तक रहेगा? प्रधानमंत्री मोदी क्या इस्तीफा देंगे या इनकी सरकार गिरा दी जाएगी? चंपई सोरेन कितना महका सकेंगे भारतीय जनता पार्टी को अपनी आदिवासी खुशबू से? सब जानेंगे। बस बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। अभी लाइट चली गई है, कुछ देर में आ जाएगी। तब तक चलिए कम लाइट का मजा लीजिए। भारतीय राजनीति जोड़ तोड़ और गठजोड़ के राजनीति के लिए जानी जाती है। सत्तारूढ़ होने वाली पार्टियों में से अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पार्टी 50% से अधिक मत लेकर सरकार बनाई हो या कि 50% मत का आंकड़ा हासिल कर सकी हो। मतदाताओं में फूट का बीज बोकर कुछ राजनीतिक दलों ने तो यह भी साबित कर दिया था कि अब बिना क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग से कोई सरकार बन ही नहीं सकती। देश में आजादी के बाद से 10 बार बहुमत की सरकारें बनी। जी हाँ, 1951 में कांग्रेस को 44.99 यानी लगभग 45% मत मिले और 364 सीटें हासिल की। तो 1957 में कांग्रेस को 47.8% मत मिले और 371 सीटें हासिल हुई। मत बढ़े 2.48% लेकिन सीटें बढ़ी केवल 7। 1962 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मत मिले 44.7% और सीटें मिली 361। 1967 में कांग्रेस को 44.71% मत मिले और सीटें मिली 283। 1971 में कांग्रेस को 43.68% मत मिले और सीटें मिली 352। 1977 में कांग्रेस पहली बार सत्ता से हटी और जनता पार्टी की सरकार बनी जिसने 41.3% मत लिए और 295 सीटें स्कोर की। इस बार कांग्रेस को 34% मत मिले थे और 154 सीटें मिली थी। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए तो कांग्रेस को 42.69% मत मिले और सीटें मिली 353। 1984 में कांग्रेस को 48.1% मत मिले, लगभग 50%। यही सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है जो किसी पार्टी ने चुनाव में हासिल किया था और कांग्रेस को सीटें मिली थी 414। 1984 के बाद कांग्रेस कभी भी न तो 40% के ऊपर मत हासिल कर सकी और न ही बहुमत पा सकी। 2014 में बीजेपी 31.4 मतों के साथ 282 सीटें जीत पाई थी। तो वहीं 2019 में बीजेपी 37.76% मतों के साथ 303 सीटें जीती थी। अर्थात अभी तक बहुमत की बनी 10 सरकारों ने 50% या इससे अधिक मत हासिल कभी भी नहीं किया। हाँ, 1984 में राजीव गांधी सरकार जब बनी तो उसको 48.1% मत मिला था। 2024 में बीजेपी को 36.65% मत मिले। प्रतिशत बहुत मतलब कम घटा इनका मतों का, लेकिन सीटें 63 घट गई, 240 सीटें मिली। अर्थात एक बार फिर गठबंधन की सरकार। तो क्या भविष्य में गठबंधन की सरकारें ही आती रहेंगी या फिर मान पाएगा किसी को पूर्ण बहुमत? भारत में 1989 से गठबंधन का दौर आरंभ हुआ और 2014 तक गठबंधन की ही सरकारें आती रही, लेकिन 2024 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और फिर एक बार गठबंधन की सरकार आई। अभी अभी मैंने कहा कि गठबंधन का दौर 1989 में शुरू हुआ, लेकिन सच ये है कि 1989 यानी 1989 में गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू तो हुआ, लेकिन गठबंधन की शुरुआत के संकेत लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद ही मिलने लगे थे, क्योंकि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और इंदिरा गांधी को महत्व दिया जाने लगा।
और इन्हीं वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी कहे या महत्वाकांक्षा, जो कुछ भी हो, लेकिन इसके बाद विरोधी मानसिकता वाले राजनीतिक दलों ने गठबंधन तो नहीं किया, बल्कि यह सब मिल करके एक पार्टी बना लिया और उस पार्टी का नाम रखा जनता पार्टी। इस जनता पार्टी में विविध विचारधारा की पार्टियां जुड़ी और जुड़ी इसलिए कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके। उन दलों के नेता और जुड़ी इसलिए कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके उन दलों के नेता, लेकिन ऐसा हो न सका और चौधरी चरण सिंह ने तत्कालीन मोरारजी देसाई की सरकार के विरुद्ध चाल चलनी शुरू कर दी। इसमें इंदिरा गांधी ने समर्थन के घी का कटोरा चौधरी चरण सिंह को ऑफर कर दिया और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन लोकसभा में बहुमत सिद्ध करते उससे पहले ही श्रीमती गांधी ने अपना समर्थन वाला घी का कटोरा वापस खींच लिया। फिर क्या था, महत्वाकांक्षा पूरी न होते देख सभी दल जो इकट्ठे हुए थे सब बिखरने लगे और उसमें से कई दल बन गए और फिर हुआ मध्यावधि चुनाव। उस समय के सभी दल क्षेत्रीय हो गए, केवल बीजेपी और समाजवादी जनता दल को छोड़कर, यदि मैं सही कह रहा हूं तो। 1989 में इन दलों का दौर आया। ये सभी क्षेत्रीय दल अपनी अपनी रणनीति पर काम तो कर रहे थे, लेकिन एक खास बात थी कि लगभग सभी दल पारिवारिक नियंत्रण के थे और एक खास तबके पर इनका प्रभुत्व था। कुछ लोग इसे कहेंगे कि ये दल अलग अलग समुदायों और जातियों का विकास करने के लिए अवतरित हुए थे, लेकिन विकास तो कहीं नहीं हुआ, अपितु जाति धर्म का जिन पूरे समाज को खोखला करता चला गया और फलने फूलने लगे ये क्षेत्रीय छत्र। बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही थी, तो ही लोकल पार्टियां अपनी जात के विकास का दम भर रही थी और इसी दम के भरोसे वे अपने दल को गठबंधन का हिस्सा बनाकर सत्ता की मलाई में हिस्सा बटाने लगी। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद लगने लगा कि अब क्षेत्रीय छत्रपों का समय चला गया। लेकिन राम मंदिर के बनने, कश्मीर से धारा 370 के कुछ सेक्शन के हटने, एयर स्ट्राइक के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक मजबूत देश बनकर उभरा। लेकिन यदि कोई नहीं उभरा तो वो थे क्षेत्रीय छत्रप यानी स्थानीय पार्टियां। और बस यही था कि सभी इकट्ठे हो गए और संविधान को खतरे में बताकर आरक्षण खत्म करने की बात को जनता तक पहुंचाने में सफल रहे और बीजेपी को 63 सीटों का झटका देकर अपनी एकता का लोहा मनवाया और फिर एक बार गठबंधन की सरकार बनाने को मजबूर कर दिया बड़ी पार्टियों को। तो क्या फिर से गठबंधन का दौर शुरू होने वाला है? अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि श्रीमती गांधी को हराया गया था एक होकर, लेकिन जब जीत हाथ लगी तो सभी की महत्वाकांक्षाएं भी उभर आई और फिर बिखर गए सारे दल। और उसके बाद श्रीमती गांधी प्रचंड बहुमत के साथ वापस हुई और समय का दुर्भाग्य कहिए कि 1984 में उन्हीं के सुरक्षाकर्मियों ने उनकी हत्या कर दी और राजनीति से कोसों दूर रहने वाले राजीव गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया। लेकिन सरकार तो कुछ और लोग चला रहे थे और ऐसे में वीपी सिंह की महत्वाकांक्षा जागी और फिर बगावत शुरू हुई। बोफोर्स का जिन निकला तो मंडल और कमंडल के नाम पर खूब अराजकता मची और गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। यदि 2014 से 2024 का समय छोड़ दें तो क्या अब आगे गठबंधन की ही सरकारें आती रहेंगी? निश्चित रूप से आती रहेंगी, यदि नरेंद्र मोदी जी अपना पद नहीं छोड़ते हैं तो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि कोई सांसद परफॉर्म नहीं करता है तो बीजेपी उसका टिकट काट देती है। तो मोदी जी ने भी तो 2024 में परफॉर्म नहीं किया, तो क्या उनको कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए? मेरी राय है कि नहीं, लेकिन अगले कुछ समय में अर्थात 2 साल के अंदर अंदर उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और यदि नहीं छोड़ेंगे तो अपनी रणनीति बदलनी होगी। वैसे मोदी जी की सरकार को गिराना आसान नहीं होगा, लेकिन जब तक यह सरकार गिरेगी नहीं तब तक गठबंधन की सरकार आएगी नहीं और जब तक गठबंधन की सरकार नहीं आएगी तब तक इनकी महत्वाकांक्षा जोर मारती रहेगी और नरेंद्र मोदी को झटके लगते रहेंगे। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी परेशान भले ही हों, लेकिन कभी हारे नहीं हैं तो अब कैसे हार जाएंगे। मेरा मानना ये भी है कि बीजेपी अपने बुरे दिनों से उबर चुकी है, उसे एक झटका लग चुका है, तो आगे वो फूंक फूंक कर कदम उठाएंगे और दूसरे दलों के नेताओं को आयात करने पर मंथन करेंगे। बीजेपी का कार्यकर्ता निराश है, निराश नहीं बहुत ही निराशा है कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी का साथ तो देता है
लेकिन पार्टी कभी भी कार्यकर्ताओं का साथ नहीं देती। वैसे मेरा मानना है कि माहौल बनने पर मोदी जी लोकसभा को भंग करके वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना पसंद करेंगे। लेकिन अभी इंतजार करना है कि वह समय कब आता है। तो क्या चंपई सोरेन जो जेएमएम के बड़े नेता थे उनको बीजेपी में शामिल करके लगता है कि बीजेपी झारखंड में बहुमत पाने और सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होगी? चंपई सोरेन ने जेएम को झटका दिया ऐसा लगता है, लेकिन यह झटका कहीं बीजेपी को न लग जाए, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं यदि जुड़े रहे तो। लेकिन यदि अपना अपना महत्व लेकर मैदान में उतरते हैं तो 1 और 1 सिर्फ 2 होते हैं, और 1 और 1 जो 11 हुए थे वो हट करके 1 भी हो जाते हैं। अब बीजेपी 1 और 1 11 करेगी या फिर जेएमएम का 11 माइनस 1 केवल 1 रह जाएगा। चंपई सोरेन का झारखंड के 3 जिलों में प्रभुत्व है, जहां पर विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। तो क्या चंपई सोरेन इन सीटों को बीजेपी की झोली में डाल पाएंगे? इस पर मुझे संदेह है। यदि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल नहीं होते और अलग से चुनाव लड़ते तो शायद बीजेपी की अधिक मदद कर पाते और जेएमएम को नुकसान भी अच्छा खासा कर सकते थे। लेकिन अब उन्हें बीजेपी के रूप में देखा जाएगा, इसलिए आदिवासी मत उनकी झोली में बहुत अधिक है। इस पर मुझे संदेह है। बीजेपी को चंपई सोरेन कितना महकाएंगे यह तो नहीं पता, लेकिन जेएमएम की महक थोड़ी कम अवश्य होगी। वैसे जेएमएम ने चंपई सोरेन की जगह अपने मंत्रिमंडल में दूसरे सोरेन को जगह दी है। जी हाँ, रामदास सोरेन को चंपई सोरेन की जगह मंत्री बनाया गया है। बीजेपी झारखंड में प्रभावी आदिवासी नेता की तलाश में थी, तो क्या चंपई सोरेन उसकी तलाश को पूरा कर पाएंगे यह तो वक्त बताएगा। अब मेरा वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।